नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं स्टडी चैनल एग्जाम हाउस। तो हम पढ़ रहे थे कि भारत की नागरिकता जो है, ठीक है, कौन कौन से 5 तरीके हैं जिससे हम भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं और 3 तरीके से भारत की नागरिकता की समाप्ति भी हो सकती है। आज हम वो देखेंगे, फिर हम आगे के स्टेप बाय स्टेप जो टॉपिक्स आते जाएंगे वो पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे भारतीय नागरिकता की समाप्ति, यानी जो भारतीय नागरिकता है, हमें जो नागरिकता मिली हुई है, किस तरीके से समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे 3 तरीके से समाप्त हो सकती है। पहला है परित्याग के द्वारा, दूसरा है समाप्ति के द्वारा और तीसरा है वंचन के द्वारा। यानी परित्याग का मतलब क्या समझ रहे हैं आप। परित्याग का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी भारत की नागरिकता छोड़ सकता है, तो इसका मतलब हो गया वो परित्याग कर रहा है। आप चाहे तो आप अपनी नागरिकता छोड़ सकते हैं, मैं चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये परित्याग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और दूसरा देखें समाप्ति के द्वारा। तो समाप्ति के द्वारा कहने का मतलब हो गया जब कोई व्यक्ति, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता क्या है, समाप्त हो जाती है उसकी। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है समाप्ति के द्वारा, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, वंचन के द्वारा। यानी विभिन्न आधारों पर, ठीक है, भारत सरकार क्या कर सकती है, नागरिकता समाप्त कर सकती है, लेकिन जिन भी व्यक्ति की जन्म भारत में हुई होगी उनकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता यदि ग्रहण करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था किस किस आधार पर भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है, तो भारत सरकार चाहे तो विभिन्न आधार पर उनकी नागरिकता समाप्त कर सकती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी भारतीय नागरिकता की जो है वो किस तरह से समाप्त किया जा सकता है। तो 3 तरह से समाप्त किया जा सकता है, परित्याग के द्वारा, समाप्ति के द्वारा और वंचन के द्वारा। अब हम देखेंगे एनआरआई। ये एनआरआई कौन होते हैं। इसका मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है। यानी ये वे व्यक्ति होते हैं जो भारत के मूल व्यक्ति तो होते हैं, ठीक है, लेकिन भारत में नहीं रहते हैं, वो विदेश में रहते हैं, ठीक है। यानी भारतीय मूल के वे व्यक्ति जो भारत के होते हुए भी भारत में नहीं रहते, वो किसी दूसरे देश में रहते हैं, वो एनआरआई कहलाते हैं। और एनआरआई कब कहलाएंगे, जब वे किसी जैसे काम या पढ़ाई के सिलसिले, व्यवसाय या उद्योग के सिलसिले के माध्यम से कम 6 मंथ से ज्यादा वो विदेश में रह रहे हों तो वो एनआरआई कहलाएंगे, ठीक है। अब वो एनआरआई हैं, भारत से गए हुए हैं दूसरे देशों में, जैसे सऊदी अरब हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ऐसे देशों में भारतीय मूल के निवासी रहते हैं, 6 मंथ से ज़्यादा से रहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने के पढ़ाई के लिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके व्यवसाय या उद्योग या कोई काम धंधा के सिलसिले में जाते हैं, तो एनआरआई के अंतर्गत आएंगे वे। तो उनको क्या है, कुछ भारत में उन्हें छूट प्रदान की गई है। तो कौन सी छूट प्रदान है, सबसे पहले भारत में उन्हें टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, वो भारत में टैक्स नहीं देंगे। यानी जो वो कमाएंगे, जो उनकी संपत्ति होगी, वो वहाँ से, जैसे सऊदी अरब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, अमेरिका में करते हैं, कनाडा में करते हैं, वहाँ से जो काम करते हैं, काम करने के बाद जो वहाँ से उनकी जो इनकम होती है भारत में वो भेजते हैं, तो उसका क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। पहला ये हो गया आपका। दूसरा संपत्ति खरीदना या बेचने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती उन्हें, ठीक है, उन्हें किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं लेनी होती है। यदि वो चाहे तो अपनी संपत्ति बेच सकते हैं, चाहे तो खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा यहाँ पे देखेंगे बैंक खाता खोलने और वित्तीय लेन देन करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कहने का मतलब हो गया जो एनआरआई होते हैं उनको कुछ विशेष रियायत दी गई है भारत में, ठीक है, हम समझे। अब इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ओसीआई। सबसे पहले पीआईओ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, भारतीय क्षेत्र के तो हैं लेकिन ये विदेशी नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं और वहाँ पे अपनी जो नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, उसको उपयोग कर रहे हैं। तो इनको भारत में कुछ रियायत दी गई और इन्हें पीआईओ के अंतर्गत रखा गया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब भारत आएंगे तो इन्हें किसी विशेष प्रकार की वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। और भारत में संपत्ति खरीदने, बेचने, लेन देन करने का इन्हें अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। विशेष अनुमति की इन्हें आवश्यकता नहीं होगी, जैसे एनआरआई का था। एनआरआई जो थे वो तो भारतीय मूल के ही थे, ठीक है, वो किसी पर्पस की वजह से विदेश गए हुए थे। लेकिन पीआईओ जो है, इनको वो जो है विदेशी नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं, पीआईओ के अंतर्गत जो आएंगे, और इन्हें विशेष प्रकार की यहाँ पे कुछ रियायतें दी जाती हैं भारत में। तो वहीं हम देखेंगे क्या क्या रियायतें दी जा रही हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं ओसी मतलब होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया।
ठीक है। अब इसमें क्या है, ओसीआई को जैसे भारत में आने के लिए कोई विशेष प्रकार की वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, जिस प्रकार पीआईओ के लिए था। ठीक है, इन्हें इनके बच्चे यहाँ पे शिक्षा, कोई भी शिक्षा संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा यहाँ पे देखेंगे, यानी भारत में ये पूंजी निवेश जो करेंगे और विदेशियों की अपेक्षा इन्हें कुछ छूट दी जाएगी। किन्हें? ओसीआई को। ठीक है, ये दोनों क्या है? दोनों भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले दर्जे हैं। पीआईओ और ओसीआई, ये दोनों किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जो भारतीय मूल के व्यक्तियों को विशेष सुविधाएं और अधिकार प्रदान करते हैं। यानी वो बाहर के होते हैं और जब वो भारत आते हैं तो इन्हें कुछ विशेष प्रकार की सुविधाएं और अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इनमें मुख्य अंतर, क्या क्या मुख्य अंतर हो सकता है इन लोगों में। तो सबसे पहले मुख्य अंतर यही है कि पीआईओ कार्ड की वैधता जो होगी 15 वर्ष तक की होगी। ठीक है, लेकिन जबकि ओसीआई कार्ड जो होंगे आजीवन भर के लिए होंगे। ठीक, आजीवन होंगे, इसका कोई लिमिट नहीं होगा। पीआईओ कार्ड की वैधता 15 वर्ष, ओसीआई कार्ड की वैधता आजीवन। ठीक है, पीआईओ कार्ड की तुलना में ओसीआई कार्ड धारक जो हैं अधिक अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी पीआईओ कार्ड की तुलना में, ठीक है, जो ओसीआई कार्ड धारक होंगे अधिक तुलना उन्हें दी गई है भारत में। फिर उसके बाद पीआईओ कार्ड की तुलना में ओसीआई कार्ड की आवेदन प्रक्रिया अधिक जटिल होती है। यानी कि पीआईओ कार्ड धारक बनने के लिए या ओसीआई कार्ड धारक बनने के लिए कुछ आवेदन प्रक्रिया आपको पूरी करनी होगी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ओसीआई कार्ड धारक की प्रक्रिया होगी वो थोड़ा जटिल होगी। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे ये जो पीआईओ है, ठीक है, इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सभी देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, 2015 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके ओसीआई योजना और पीआईओ योजना को दोनों का विलय कर दिया गया और फिर उसके बाद एक योजना लाई गई जो दोनों को शामिल करके बनाई गई है। इसे ओसीआई कार्ड होल्डर कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत इन दोनों को अब रख दिया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है पढ़ने हैं सीएए और फिर एनआरसी। हम दोनों के मतलब समझेंगे, यानी दोनों टॉपिक का अर्थ क्या है। सबसे पहले आप देखिए, यानी यहाँ पे है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब 2019 में इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 2019 में संशोधन होता है और क्या बताया जा रहा है यहाँ पे 31 दिसंबर 2014 तक, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश 3 देश को शामिल किया जा रहा है, जिसमें 6 धर्मों को शामिल किया जाता है और वो 6 धर्म के जो लोग हैं वो शरणार्थी हैं जो भारत में रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम को छोड़ दिया गया है। आप देख पाएंगे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी 6 धर्मों को लिया गया है और बताया ये जा रहा है कि 31 दिसंबर 2024 तक, यानी इससे पहले जो भी रह रहे होंगे, ठीक है, 6 धर्मों के शरणार्थी, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या बताया जा रहा है, भारत में 5 वर्ष तक रहने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति है। यानी जब वो 31 दिसंबर 2014 तक वो भारत में रह चुके हैं और उसके बाद 5 साल के बाद, यानी कि इससे पहले 5 साल तक रहे होंगे, तो क्या कर सकते हैं, भारत में भारत की नागरिकता लेने के लिए वो आवेदन कर सकते हैं, उन्हें अनुमति दे दी जाएगी। ठीक है, अब इस कानून का उद्देश्य क्या है, जो आपका सीए लाया गया, इस कानून का उद्देश्य यही है कि इन समुदाय के जो लोग हैं इनके ऊपर भाषाई और धार्मिक उत्पीड़न होते थे। कहाँ पे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में। तो वो शरणार्थी थे, यानी वहां से भागकर भारत में शरण लिए हुए थे, तो उन्हें अब भारत की नागरिकता दी जा रही है। तो बताया जा रहा है कि इन समुदाय के लोगों को भारत में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने का उद्देश्य होगा, क्योंकि उनको वहां पे सम्मानजनक जीवन नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, वहां पे उन्हें उत्पीड़न हो रही थी उनके साथ, ठीक, धार्मिक उत्पीड़न हो रही थी, तो वही सबको देखते हुए वहां पे उनको सुरक्षा प्रदान नहीं था। यही सब चीज़ों को देखते हुए भारत में उन्हें नागरिकता दी जा रही है। अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी एनआरसी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझिए कि ये दोनों का मतलब अगर हम निकालें तो दोनों का मतलब यही होता है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये कानून है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या की जा रही है, नागरिकता दी जा रही है और इसी नागरिकता की पहचान ये एनआरसी करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एनआरसी के अंतर्गत,
यह एक प्रक्रिया है जिसमें भारत की नागरिकों को पहचान सत्यापन किया जाता है। यानी भारत के जो नागरिक हैं उनका पहचान और सत्यापन करेगा कौन? एनआरसी करेगा। एनआरसी एक प्रक्रिया हो जा रही है, ये भारत के नागरिकों की पहचान और सत्यापन करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी नागरिकता का प्रमाण देना होगा। किन्हें? एनआरसी के अंतर्गत जो भारत में लोग रह रहे हैं, जो शरणार्थी हैं या अवैध तरीके से भारत में आए हुए हैं, उन्हें क्या अपनी पहचान देना होगा, यानी प्रमाण करना होगा, पहचान बतानी होगी। ठीक है, अब दस्तावेज के तौर पर क्या क्या जमा कर सकते हैं? जन्म प्रमाण पत्र, मतदान पहचान पत्र इत्यादि, यानी 2-3 तरह के दे सकते हैं। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, भारत में उनका जन्म हुआ हो, कोई पहचान पत्र हो उसका, ठीक है, भारत में मत देता हो, इस हिसाब से उनको ये सब कुछ तरीकों से देखा जाएगा। ठीक है, एनआरसी का उद्देश्य क्या है? अवैध जो निवासी हैं, ठीक है, उनकी पहचान करना है और उन्हें देश से बाहर करना है। अवैध तरीके से जो भारत में रह रहे हैं, ठीक है, उनकी पहचान करके उन्हें बाहर से मतलब हटा देना है, बाहर से भगा देना है। कहने का मतलब हो गया बाहर करना, अपने देश से बाहर कर देना, जिस देश से आए होंगे उस देश में भेज देना है। ठीक है, अब हमारी जो टॉपिक थी, जो हम पढ़ रहे थे नागरिकता, वो कंप्लीट हो चुकी है। रही बात क्वेश्चंस की, तो मैंने बताया था आपको कि मैं बोर्ड पे लिख लिख के क्वेश्चन कराता रह जाऊंगा। ठीक, इसीलिए यूट्यूब के जो हमारी कम्युनिटी पोस्ट होती है वहां पे मैं इस जो टॉपिक चल रही है नागरिकता, इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि कैसे हम कम्युनिटी में जाएंगे और चेक करेंगे। ठीक है, तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपके एक कमेंट से मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। ठीक है, तो एग्जाम हाउस के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।